सबसे पहले अपने सभी एनवीएस और नवोदय विद्यालय के जो हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो बच्चे हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं। और प्रतिदिन की कक्षाओं की तरह आज भी हम आपके सामने इस आर्टिकल जो कि अंग्रेजी विषय का एक पोर्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी लोगों ने पढ़ा है। उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए 9 जो है, 9वां पार्ट जो है आपका ये आर्टिकल होता है, जो कि आपका जो आपके CHS का है वो पहला पार्ट के रूप में दिया गया है, पहले लेसन के रूप में दिया गया है कि पहले आपको आर्टिकल के बारे में जानना है। देखिए नाउन को सभी लोग जानते हैं, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम से जानते हैं कि हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान। उसी तरह जब हम 8 काइंड्स यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन तक पढ़ते हैं, उसके बाद 9वां जो है, मैक्सिमम बच्चे 9वां नहीं पढ़ते हैं, आर्टिकल के बारे में बहुत डीपली नहीं जाते हैं। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यदि आप इस कक्षा को अच्छे से आप देख रहे हैं, रेगुलर आप वॉच कर रहे हैं, साथ कंसिस्टेंसी के साथ बने हुए हैं और वीडियो को अगर शेयर कर रहे हैं, सहयोग की भावना से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जो है सफलता मिलेगी और यहाँ पे अच्छे वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल पाएंगे। तो देखते हैं पहले। देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखा है, द एडजेक्टिव यानी विशेषण ए एंड द को विशेषण यानी एडजेक्टिव की संज्ञा इसलिए दे रहा है क्योंकि जब हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं, देखिए जब हम काउंट करते हैं तब हम जो है उसको जो है ए मैंगो, एन एलिफेंट कहते हैं, तो वहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो कहीं कहीं एडजेक्टिव की तरह काउंटिंग करने के लिए जो है काउंटेबल एडजेक्टिव या जो है हम जो है किसी चीज़ की काउंटिंग करते समय जो हम ए एन का यूज करते हैं, इसलिए एडजेक्टिव इसको कहा गया। तो अब कह रहा है कि जो एडजेक्टिव यानी विशेषण ए एंड द है, आर कॉल्ड आर्टिकल, उन्हीं को आर्टिकल्स का नाम दिया गया है, वस्तु सूचक अव्यय का नाम दिया गया है। तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। आप ये डेफिनेशन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आप जो है बिल्कुल IMP डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिए और ये जो है इसको लर्न भी कर लीजिए। लिखा है कि द एडजेक्टिव ए एंड द आर कॉल्ड, है ना, आर्टिकल्स। ए एंड द, देखिए सब में, नाउन में आपका 5 पार्ट होता है, 5 में कई सारे वर्ड इंक्लूड होते हैं। प्रोनाउन में इसी तरह से 9 होते हैं, वर्ब भी होता है, ट्रांसिटिव, मॉडल, एक्सिलरी वर्ब है और सारी चीज़ें। लेकिन हम सिर्फ आर्टिकल की जब बात करते हैं तो काफ़ी मज़ेदार सेशन होता है कि यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में, 3 शब्दों के बारे में पढ़ना रहता है। पहला ए, दूसरा एन और तीसरा द है। 3 वर्ड यहाँ पर आपके सामने आपको मिलेंगे। ए मिलेगा, ए का मतलब भी एक होता है, एन मिलेगा जिसका मतलब भी एक होता है, और THE द की कोई मीनिंग नहीं होती, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। और ये सब इनडेफिनेट आर्टिकल है, इस चीज़ को भी आप जानते रहिए। तो आपको इन्हीं 3 को पढ़ना है। इतना क्लियर हुआ बेटा। अगर इतना समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को ज़ोरदार शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे आज जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेटे, है ना। ये प्लेटफॉर्म बस आपकी प्रगति के लिए बनाया गया है। तो आपकी प्रगति, जब इस प्लेटफॉर्म की प्रगति होगी तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको और वैल्यूएबल कंटेंट मिलेंगे, है ना, और रेगुलर मिलेगा। तो चलते हैं। देखिए 2 तरह के आर्टिकल का रहा, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल को, ये जितने 3 आर्टिकल हैं, कौन, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स को यानी 3 वस्तु सूचक अव्ययों को हमको क्या है 2 भागों में बांटा गया है। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन कहा गया है। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित वस्तु सूचक अव्यय, और डेफिनिट आर्टिकल का नाम दिया गया द को। आगे आप चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों एन और ए को इनडेफिनिट कहा गया, क्योंकि
क्या होता है कि इसमें उच्चारण के आधार पर अनिश्चित रहता है कि किसके साथ चला जाएगा। अगर व्यंजन से प्रारंभ होने वाला शब्द है और उसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो रहा है तो भी वो ए लग जाएगा, तब वहाँ एन नहीं लगेगा, है ना, वहाँ एन लग जाएगा, ए नहीं लगेगा। और अगर वॉवेल से स्टार्ट वर्ड है, जैसे मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो उस समय उसके पहले एन नहीं लगेगा, चाहे भले ही वो एक इंग्लिश वॉवेल से स्टार्ट है। तो अभी चलते हैं, उसको डाउट क्लियर करेंगे आप सभी का। देखिए लिखा है पहला, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। ए और एन का जो अनिश्चित वस्तुसूचक अव्यय है उनका उपयोग कैसे करेंगे। लिखिए, देखिए लिखा है कि द आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग, यहाँ बी होगा, थोड़ा सा इरेज हो गया है, बी इसको लिख लीजिएगा, बिगिनिंग विद ए वॉवेल साउंड। एग्जाम्पल है सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए एन जो है, यहाँ पर एन जो है वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड इंटेलिजेंट के पहले लगा है, लेकिन यहाँ पे एन लगने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि अब ये वॉवेल से स्टार्ट होने वाला वर्ड है। अगर हम इस वर्ड का उच्चारण लिखें इंटेलिजेंट, तो हम ऐसे इंटेलिजेंट इस तरह से लिखेंगे, हम जो है इस तरह से इंटेलिजेंट लिखेंगे, जिसमें ई भी एक स्वर यानी वॉवेल आ रहा है, यानी वॉवेल आ रहा है, यानी ई भी एक स्वर है यानी वॉवेल है। दैट्स वाई जो है हम ये कहेंगे कि ऐसे शब्दों के पहले एन लगेगा। कह रहा द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड, कह रहा आर्टिकल एन का उपयोग एक ऐसे शब्द के पहले रहेगा जिसकी बिगिनिंग, जिसकी शुरुआत इंटेलिजेंट में INTELLIGENT, बुद्धिमान, है ना। तो इंटेलिजेंट में पहला आपका देखिए वॉवेल लेटर से स्टार्ट हुआ है और इसका उच्चारण भी स्वर की ही तरह हुआ है। ई देखिए हिंदी वर्णमाला का स्वर है और ये आई जो है इंग्लिश वर्णमाला का स्वर है, वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, वॉवेल साउंड दे रहा है, दैट्स वाई इसके पहले एन लग गया, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, और अगर क्लियर हुआ है तो बेटा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। सभी बच्चे ज़ोरदार लाइक करिए, और 100 लाइक का मैं ज़्यादा का टारगेट नहीं बना रहा हूँ, 100 लाइक का टारगेट बना रहा हूँ, और 100 लाइक आप जो है हमको दीजिए। चलते हैं, देखिए लिखा है ही इज एन MP। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि सर यम तो एक कॉन्सोनेंट है और पी जो है, तो पी से हमको मतलब नहीं, शुरुआत के लेटर से मतलब है, और इसके पहले सर एन लग गया, कैसे पॉसिबल हो गया। देखिए क्या होता है कि भले ही ये वॉवेल से ना स्टार्ट होकर के कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ। देखिए MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का जो सदस्य, सांसद जो होता है उसी को MP कहते हैं, है ना, उसी को MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP को अगर हम लिखना चाहें हिंदी में तो M और P लिखते हैं, MP, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह से लिखते हैं। तो जब हम इसका उच्चारण लिख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ ये जो आ रहा है ये एक स्वर है, एक स्वर है, हिंदी भाषा का स्वर है ए। तो यानी ऐसे शब्दों के पहले भी एन लगेगा जिनकी शुरुआत भले ही कॉन्सोनेंट से हुई हो, लेकिन उनका उच्चारण यदि स्वर की तरह हो रहा हो, यदि वॉवेल की तरह उनका प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो, तो उनके पहले भी एन लगा देंगे। आई होप सबको आसानी से क्लियर होकर के समझ में आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल आसान है। अगला है यू आर एन ऑनेस्ट। देखिए लिखा है, आपको मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ देखिए लिखा है HONEST। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके शुरू के अक्षर की, तो जो कि एक कॉन्सोनेंट है,
जो कि एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन क्यों इसके पहले एन लग गया, इस चीज़ को अगर आपको जानना है तो आप इसके उच्चारण पर जाइए। उच्चारण जैसे करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट। अगर हम लिखना रहे, उच्चारण लिखना रहे तो ऑनेस्ट इस तरह लिखते हैं, जिसके उच्चारण में पहला जो आपका वर्ण आ रहा है वो आ रहा है और आ जो है आपका स्वर है। इसीलिए ऑनेस्ट के पहले एन लगेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि चाहे कोई भी शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो या कोई शब्द वॉवेल से स्टार्ट हो, अगर उसका साउंड, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन, अगर स्वर से प्रारंभ होने वाला प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हो तो वो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, है ना। इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस को पढ़ाएंगे। देखिए, वो जो पीछे का आपने पढ़ा है कुछ और रूल्स हैं। देखो बेटा, आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर करूँगा, आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं रहेगा। इस चीज़ को आप भरोसा रखिए इस बात पर। देखिए ज़रा, लिखा है कि द आर्टिकल ए इज यूज्ड, वस्तु सूचक अव्यय ए का प्रयोग बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। कह रहा है कि एक कॉन्सोनेंट साउंड यानी एक व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द के पहले ए का प्रयोग होता है, आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर ये एग्जाम्पल दे रहा है, ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वह एक विश्वविद्यालय का छात्र है। देखिए एक चीज़ आपको समझना होगा, लिखा है यूनिवर्सिटी। आपको यहाँ पर आपका ये प्रश्न अभी हम आपको बता रहे हैं कि आपका क्या प्रश्न हो सकता है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है अगर आपका, तो आप पहला प्रश्न आपको ये हो सकता है कि सर आप बताइए कि जब ये यू से स्टार्ट है और जब ये यू अगर एक वॉवेल है तो इसके पहले एन क्यों नहीं लगा। सबसे पहला प्रश्न आपका ये हो सकता है। तो उस प्रश्न का हम जो डाउट है उसको सॉल्व करने के लिए मैं बता दूं कि चाहे भले ही अगर वॉवेल से स्टार्ट होने वाला कोई भी शब्द हो, लेकिन अगर उसका उच्चारण यूनिवर्सिटी अगर हमको लिखना हो तो हम इसी तरह से लिखेंगे यूनी और वर्सिटी, यूनिवर्सिटी इस तरह से लिखेंगे, यूनिवर्सिटी लिखेंगे। तो आप हमको ये बताइए कि जो यह है क्या वो स्वर है। तो आप कह सकते नहीं सर, यह एक व्यंजन है, और जब व्यंजन उच्चारण जब व्यंजन की तरह होगा तो उसके पहले एन नहीं लगेगा, उसके पहले ए लग जाएगा। इस चीज़ को याद रखना है कि भले ही वॉवेल से स्टार्ट हो। देखिए कंडीशन एन लगाने की क्या होती है कि अगर कोई शब्द वॉवेल से स्टार्ट होता है, ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल जो हैं उनसे स्टार्ट होता है और उनका उच्चारण भी स्वर की ही तरह हो। जैसे एलिफेंट अगर हम लिखेंगे तो ए से एडी वाला ए लिखेंगे, ला पे बड़ी छोटी की मात्रा और फा पे ए की मात्रा और आधा न ट इस तरह लिखेंगे। तो वहाँ पे स्वर से प्रारंभ होने वाला शब्द है, उच्चारण भी स्वर की तरह, इसलिए एन लगेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी में यू तो स्टार्ट हो रहा वॉवेल ही है, लेकिन इसका उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर या आ जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ए लग जा रहा है, एन का प्रयोग नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। लिखा ही इज ए यूरोपियन। यूरोपियन जब लिखा है तो ई तो भले है, लेकिन जब हम यहाँ पे इसके उच्चारण पर जाएंगे तो यूरोपियन इस तरह लिखा रहेगा, यूरोपियन इसका उच्चारण हो जाएगा इस तरह से। और जिसमें पहला आपका, अगर हम पहले वर्ण के उच्चारण में पहले वर्ण की बात करें जो या आ जाएगा, और या एक व्यंजन है जिसकी वजह से यहाँ पर ए लगेगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल एकदम क्लियर हमने आपको कर दिया है।
अब दूसरी चीज़ है, तीसरा उदाहरण है ही इज ए वन आइड मैन। अगर सिर्फ आई रहता तो हम यहाँ पे एन आई, अगर एक आंख रहती तो मान लीजिए हम एन आई लिख सकते थे, लेकिन वन आइड मैन यानी एक आंख वाला व्यक्ति, यानी एक आंख का अंधा व्यक्ति, एक आंख सिर्फ जिसके पास हो तो वन आइड मैन कहा जाएगा। तो वह एक वन आइड मैन है, यानी एक आंख का अंधा व्यक्ति है। तो वन जो है, वन अगर हम लिखना चाहें ओ, तो आप देखिए जो है एक वावेल है, लेकिन जैसे ही इसके उच्चारण लिखते हैं ये एक कॉन्सोनेंट बन जाता वा जो है एक व्यंजन है, और व्यंजन से इसकी शुरुआत हो रही, भले ही ये स्वर से शुरू हुआ है इंग्लिश में, लेकिन जब उच्चारण की बात करेंगे तो ये व्यंजन से शुरू हुआ है, इसीलिए इसके पहले एन न लग करके ए लग जाएगा। क्लियर है? तो एक बार जोरदार बेटा शेयर कर दीजिए, इसी बात पे, इसी मेहनत के लिए आप जोरदार एक बार शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया हो तो बेटा लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, है ना, अपने आसपास के अगल बगल के बच्चों को बोलिए कि बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। अगर अपने माइंड को बूस्ट करना है, कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करना है, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना है, प्रतियोगिता को समझना अगर है, तो बिल्कुल जहाँ क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, और आप सभी लोग जुड़ जाइए, बस मेरा यही निवेदन आप सभी लोगों से है। तो देखिए अब तीसरा प्रश्न, अब देखिए ये चीज़ हो गया आपका कि कहाँ पर जो शब्द कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, भले ही वॉवेल से स्टार्ट हो लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, ऐसे शब्दों के पहले ए का प्रयोग होता है। ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। कह रहा है जो बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, जो व्यंजन वर्ण की ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए इनके पहले ए का प्रयोग हो रहा है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, अगला इसका अगली कंडीशन देखिए, कह रहा है ए एन इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। याद रखिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल कौन है? काउंट प्लस एबल, गणना करने के योग्य। जैसे हम वस्तु अगर है चेयर को गिन सकते हैं, पर मिल्क को हम नहीं गिन सकते, है ना, गोल्ड को नहीं गिन सकते। गोल्ड से बनी ईयर रिंग, नोज रिंग को काउंट कर सकते हैं, गार्लैंड ब्रेसलेट को काउंट कर सकते हैं, बैंगल को काउंट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट काउंट द मेटल्स, बट वी कैन नॉट काउंट द मटेरियल्स। हम पदार्थों को नहीं गिन सकते। दूध की मात्रा को अगर कहे 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम तो काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम कहेंगे आई हैव 2 आईज, मेरे आपके पास 2 आँखें हैं, है ना, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई हैव 2 है ऑयल्स, हाउ इट इज़ पॉसिबल? 2 कोई तेल थोड़ी होगा, 2 वाटर थोड़ी होगा, उसकी क्वांटिटी अगर रहेगी तो वहाँ पे काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का यूज होता है, और व्हेन इट इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंटिंग नो पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग। लेकिन ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि वो कोई पर्टिकुलर नाउन नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग्स, यानी वो पर्टिकुलर, यानी वो आप ये कहिए कि देखिए नाउन के जो भेद हैं, प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए लेकिन प्रॉपर नहीं होना चाहिए, उनके पहले ए और एन लगेगा। देखिए एक्स लिखते हैं तो एक्स लिखते समय हम ऐसे एक्स लिख सकते हैं, एक्स, तो ये ए जो है आपका उच्चारण में ए, ये भी स्वर है, यानी ये भी स्वर है, और जब हम एक्स लिख रहे हैं तो ए एक जो खुद एक स्वर है, वॉवेल है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है, तो क्लियर हो जाएगा और हम कुल्हाड़ी को गिन सकते हैं। आई हैव, आपने देखिए एक कहानी पढ़ी होगी कि एक लकड़हारा जाता है जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए, तो जब पेड़ पर काटता है तो लकड़ियाँ काटते समय उसकी कुल्हाड़ी लोहे की रहती है, पानी में गिर जाती है और बहुत रोने लगता है कि मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी है, एक ही कुल्हाड़ी है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो वो जल की देवी एक बार
मतलब बाहर आती हैं उसकी पुकार सुन करके, और उसके बाद जो है उसको सोने की कुल्हाड़ी देती हैं। तो कहता है कि नहीं नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर बाद में उसको ला करके चांदी की कुल्हाड़ी देती हैं, उसको भी कहता है कि नहीं नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं, उसकी ऑनेस्टी को चेक करने के लिए। फिर आप जो है तब देखते हैं लास्ट में तब उसकी अपनी कुल्हाड़ी लेकर के आती हैं, तो कहता कि यस इट इज़ माई, इट इज़ माइन, यानी ये मेरा है, यही कुल्हाड़ी मेरी है। तब उसके बाद जल की देवी उससे प्रसन्न होकर के उसको तीनों कुल्हाड़ियाँ दे देती हैं। तो ये चीज़ है, वहाँ से एक्स यानी 3 एक्सेस उसको प्रोवाइड कर देती हैं, उसको गिफ्ट कर देती हैं। तो यहाँ पे देखिए ही हैज़ एन एक्स, उसके पास एक कुल्हाड़ी है। सी इज ए लॉयर, लॉयर देखिए लॉयर पहले तो एल से स्टार्ट हुआ है, यल से स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे लोगों के घर में भी लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं। तो लॉयर का अब यहाँ पे अगर हम लिखेंगे लॉयर इस तरह से जो है ना लिखेंगे, तो ला से आप कह सकते हैं कि ला से इसका उच्चारण हुआ है, और यल जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। और हम काउंट कर सकते हैं कि इन माई देयर आर 3 फैमिली मेम्बर्स एट माई होम इज लॉयर। तो यानी मेरे घर में 3 ऐसे परिवार के सदस्य लोग हैं जो लॉयर हैं यानी वकील हैं। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, दैट्स वाई ये काउंटेबल नाउन हुआ, लेकिन पर्टिकुलर नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो रहा है और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट की तरह रहा है। अगला है बस यही 3 आज डिस्कशन का रहेगा, ज़्यादा आपको का समय नहीं लेंगे, है ना। अगला है कि ए बॉय केम टू माई ऑफिस। ए बॉय कैठो लड़के, ए बॉय लड़के अगर 1000 रहेंगे, है ना, तो मेनी बॉय कहेंगे, लेकिन अब यहाँ लड़का एक ही आ रहा है। तो ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे कार्यालय आया, मेरे कार्यालय आया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। तो बॉय अब अगर आप लिखना चाहें तो बॉय इस तरह से लिखते हैं, आप सभी लोग बॉय इस तरह से लिखेंगे। तो अब बा से प्रारंभ हो रहा, बा क्या है, एक व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। बा से हिंदी में भी प्रारंभ हुआ है, और बी से जो कॉन्सोनेंट है उससे इंग्लिश में भी वो हुआ है, और काउंटेबल नाउन है। लड़कों की संख्या हम गिन सकते हैं। टीचर्स पूछते हैं शाम को कि कितने लोग, कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स प्रेजेंट हैं, तो आप आसानी से जवाब देते हैं कि नहीं 20 बॉयज़ हैं, 30 गर्ल्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है काउंटेबल नाउन है, तो जब काउंटेबल है तो उसके पहले ए लगेगा, क्योंकि इसका ये वॉवेल साउंड से भी स्टार्ट है और वॉवेल साउंड प्रोनाउंसिएशन में दे रहा है। और बस इस आज की क्लास यहीं तक आपका आगे बढ़ाएंगे फिर अगली कक्षा को, है ना। मिलेंगे आपको जो है अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो बेटे।